नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के लोधी विहार कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों के मामूली विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस दौरान एक युवक गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी अभय कुमार के द्वारा इस मामले की पूरी जानकारी दी गई है। थाना सासनी गेट का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना सासनी गेट के लोधी विहार क्षेत्र में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई पुरानी रंजिश को लेकर के, जिसमें बिट्टू शर्मा पुत्र भूरा पंडित की वो गोली लगी और उन्हें तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। घटना से संबंधित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल बरामद हो गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई तहरीर प्राप्त करते हुए की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ की प्रबंध निदेशक ने आयुक्त अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ के तौर पर पदभार ग्रहण किया। वो 2007 बैच की IAS अधिकारी हैं। वह इससे पहले मंडल के 2 अन्य जिले कासगंज एवं हाथरस के साथ ही ललितपुर, हापुड़, सिद्धार्थनगर में बतौर जिलाधिकारी प्रशासनिक सेवाएं दे चुकी हैं। वो विशेष सचिव ग्राम विकास एवं माध्यमिक शिक्षा के साथ ही राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान भी रही हैं। नवागत कमिश्नर चैत्रा ने कार्यभार संभालने के बाद कमिश्नरी सभागार में अपर आयुक्त प्रशासन कंचन सरन के साथ मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का सकारात्मक अनुष्ठान कराने के साथ ही अलीगढ़ शहर की जल निकासी का वैज्ञानिक समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अभी जो आपने एक विषय रखा जल निकासी वाला, 18 मंडल आयुक्त जल निकासी नहीं कर पाए। अलीगढ़ की स्थिति हो रहा है, पूरी बात मैं अपनी बोल देता हूँ। कटोरा नमा यहाँ की स्थिति है। सभी मंडल आयुक्त हों, जिलाधिकारी हों, नगर आयुक्त हों, प्रयास करते हैं और प्रयास स्मार्ट सिटी के भी अध्यक्ष हैं मंडल आयुक्त, मगर कुछ नहीं, पूरा शहर रो रहा है। इस दिशा में आज तक कुछ नहीं हो पाया। अब मेरा केवल आपसे एक सुझाव है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है अलीगढ़ के अंदर हवाई पट्टी। हवाई पट्टी पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें एक लेखपाल भी जल गया। कुल तहसील पूरी उसमें मिली हुई थी, SDM भी मिला हुआ था। सरकारी जमीन, मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं, जिस समय अमित शाह जी गृह मंत्री यहाँ पर आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का बुलडोजर यहाँ से शुरू हुआ। सरकारी जमीनों पर से भूमाफियाओं को तहस-नहस किया गया। 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन मुक्त कराई तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के टाइम पर। जोन मजिस्ट्रेट थे जोगिंदर जी, उनके नेतृत्व में। मगर वो जो पूरे प्रदेश में अन्य प्रदेशों में भी जो बिल्डोजर एक बना, वो उसकी शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी और उसकी शुरुआत आज अलीगढ़ में बंद हो गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भूमाफिया सरकारी जमीनों पर जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, पोखरों पर जो कब्जे कर रहे हैं, मंडल आयुक्त और DM को गुमराह करके फर्जी कागजात तैयार करा के जो 5,000 करोड़ रुपए की पोखर पर जो कब्जा कर रहे हैं अभी, तो मेरा उद्देश्य सरकारी जमीन मुक्त कराने में, भूमाफियाओं को जेल पहुंचाने में, बाबा का बटोरा चलाने में। इस दशा में आप बताइए आपका क्या भूमिका रहेगी? आपने जो विषय उठाया है, आज सुबह ही मैंने प्रभार गठन किया है, तो इसके इस समय मैं आपके जो भी विचार आपने रखा उसके बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं पाऊंगी। मेरे पास इस समय वो सूचना हासिल नहीं हो पाई। आपने उठाया अच्छी बात है, इसको हम विचार मतलब शासन की मंशा नहीं है भूमाफियाओं को तहस-नहस करने की? देखिए, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि इसके पूरी विवरण तो इस समय मेरे पास नहीं है। मैडम आप प्रशासनिक फाइलों के साथ साथ पिस्टल और राइफल से मैं प्रयास करूंगी। मेरा वरीयता ये भी एक रहेगी कि अलीगढ़ शहर में जो मुख्य रूप से जो पानी की निकासी की जो समस्या है, उसका अगर कोई वैज्ञानिक तौर पर समाधान निकाल सकते हैं तो उसके बारे में मेरी भी एक विचार रहेगा, मेरी उसमें एक इंटरेस्ट रहेगी।
तीसरा क्योंकि मैं ऊर्जा निगम में काम करने से पहले अपर आयुक्त मेरठ मंडल भी रह चुकी हूँ और मेरे पास वो उद्योग विभाग का भी प्रभार था उस समय। तो उसमें MSME विभाग की जो महत्वाकांक्षी योजना है एक जनपद एक उत्पाद, उसमें हमारा मेरठ मेरा नाम के बगल में झांसी छप ली गई थी, तो हर कोई कंफ्यूजन में था। चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है। इतने कम समय की सूचना में आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं 2007 बैच की हूँ और छात्रा मेरा नाम है और मूल निवासी कर्नाटक की हूँ। आप लोग जानते हैं इस मंडल के 2 जनपदों में मैं जिलाधिकारी सन 2012-13 में रह चुकी हूँ और इसके अतिरिक्त भी मैं जनपद हापुड़ और सिद्धार्थनगर ललितपुर इसमें भी जिलाधिकारी के रूप में काम कर चुकी हूँ। इस पद पर तैनाती के पूर्व मैं प्रबंध निदेशक ऊर्जा निगम मेरठ में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खैरकोतवाली क्षेत्र के गांव मायाराम गढ़ी स्थित नहर में एक व्यक्ति की लाश मिलने का मामला सामने आया है। नहर के पानी में तैरकर आ रही व्यक्ति की लाश को देख ग्रामीणों का जमावड़ा मौके पर लग गया और सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से नहर में तैरकर रही लाश को पानी से बाहर निकाला गया। तभी एनडीआरएफ और बुलंदशहर पुलिस डेड बॉडी को नहर में तलाशते हुए मौके पर पहुंच गई, जिसके चलते अलीगढ़ पुलिस ने नहर में मिली लाश को कागजी कार्यवाही करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर पुलिस की सुपुर्दगी में सौंप दिया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर बुलंदशहर पुलिस डेड बॉडी को अपने साथ ले गई। नहर में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश को लेकर खैरकोतवाली प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली से एक परिवार के करीब 8 लोग कार में सवार होकर बुलंदशहर जिले के थाना जहांगीरपुर इलाके में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी जहांगीरपुर इलाके में शादी में जा रहे लोगों की इको कार अचानक अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों द्वारा नहर के पानी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए नहर के अंदर पलटी गाड़ी और गाड़ी के अंदर सवार 8 लोगों को गोताखोरों की मदद से तलाशना शुरू कर दिया। नहर के पानी में कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 5 डेड बॉडी को नहर के पानी से बरामद कर लिया था, तो वहीं 3 अन्य डेड बॉडी की लगातार तलाश जारी थी। इस दौरान जहांगीरपुर नहर से दिल्ली निवासी युवक की डेड बॉडी नहर के पानी में तैरते हुए खैर इलाके के गांव मायाराम गढ़ी स्थित नहर में पहुंच गई, जिसके बाद शव की पहचान होने पर खैर पुलिस ने नहर से बरामद की गई युवक की लाश को मौके पर पहुंची जहांगीर पुलिस को सौंप दिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से बसपा से विधायक रहे प्रमोद गौड़ ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जिसको लेकर प्रमोद गौड़ ने जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सांसद सतीश गौतम पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए उनका कैरेक्टर लूज बता दिया है। मोदी जी के लेटर में मैंने उन्हें अवगत कराया है कि ये जो तथ्य हैं, जो इनके कृत्य हैं, उनको भाजपा हाईकमान को अवगत कराएं और अगर इनको यहाँ से लोकसभा का टिकट दिया जाता है तो उस परिस्थिति में मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव इनके विरुद्ध लड़ूंगा, सतीश गौतम के विरुद्ध। अन्य किसी को दिया जाता है तो उससे मुझे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूरा का पूरा जनमानस खिलाफ कर रखा है। आम आदमी पीड़ित है और मैं खैर विधानसभा से विधायक रहा हूँ। आज भी ब्लॉक प्रमुख मेरी पुत्रवधू है, बेटा भी मेरा ब्लॉक प्रमुख रहा है निर्विरोध, और पत्नी भी रही है और मैं भी रहा हूँ। खैर से मेरा लगाव है। खैर में स्थिति इनकी ये है कि अन्य समाज तो छोड़ो, ये ब्राह्मण समाज में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। वजह क्या है जो यहाँ पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उनके सामने? वजह यह है कि ये जब सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे तो मैं विरोधी दल का था, तो ये मेरे घर पे आए और मुझसे इन्होंने आर्थिक सहयोग मांगा। मैंने इन्हें 1 लाख रुपए आर्थिक सहयोग दिया। दोबारा जब चुनाव लड़ने आए तब भी मेरे पास आए आर्थिक, तब भी मेरे से आर्थिक सहयोग 1 लाख रुपए लेके गए।
इसके बावजूद इन्होंने मेरी हत्या की साजिश में पूरा इनका सहयोग रहा है। खैर में आपने देखा होगा, सुना पहले भी 2022 में संजीव अग्रवाल उर्फ बिंटू, जो कुख्यात अपराधी है और जो आज हिस्ट्री सीटर है, तो 21A उसकी हिस्ट्री सीट है, उसके द्वारा बदमाश बुलाकर मेरी और मेरे बेटे की, दिवाकर गौड़ की, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, उसकी हत्या की साजिश कर दी। मौके से बदमाश पकड़े गए और बदमाशों के द्वारा पूरा का पूरा ये राज खोल दिया गया। फिर इनको गिरफ्तारी हुई। इन्होंने पूरी ताकत पुलिस प्रशासन पर लगा दी कि ये मतलब कैसे भी जेल ना जाएं। विधायक जी, आप आरोप लगा रहे हैं सांसद जी पर, ऐसा क्या साक्ष्य है जो उनके द्वारा ये पूरी साजिश रची गई थी? साक्ष्य के रूप में ऐसा है कि जो करवन नदी सरकारी है, वो करवन नदी को पटवाने का काम, और जो 1 रुपए की चीज है वो 30 रुपए की, मतलब जिस जमीन के लिए रास्ता ना हो, वो करवन नदी का पाट कर वो रास्ता अपनाया गया और वो सांसद जी ने किया। ये उसका लोकार्पण है और ये लेटर पैड है उनका, ये लेटर पैड है, ये उनका लोकार्पण का वो है। विधायक जी, एक सवाल उठता है कि जो है आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का पैक्ट हुआ है, और अगर आप अपनी पार्टी के नेता को अपने पत्र लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे और आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी तो पार्टी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, मैं देखिए, किसी पार्टी को, अपने नेता को, जहां मैं जिस दल में हूं, उनको धोखा नहीं दे रहा। मैं उनको बता के चल रहा हूं, उनको बता के चल रहा हूं कि ये परिस्थिति है। जो व्यक्ति मेरी जान को खतरा बना हुआ, जिसने मेरी जान लेने वाले व्यक्तियों को पूरा सहयोग राजनीतिक रूप से दिया हो, ऐसी स्थिति में पहले जान है, बाद के बाद में कोई राजनीति है, बाद के बाद में कोई चीज है। मेरी जान, मेरे बेटे की जान, उससे ज्यादा कोई मतलब चीज नहीं हो सकती। आपने कहा अभी कि सांसद जी जमीनों पर कब्जा करते हैं, विधायक के साथ भी एक प्रकरण आपने उजागर किया, क्या है पूरा? विधायक, हाँ, विधायिका के सामने आपने देखा, वायरल वीडियो हुई है, आंखों देखी है उनको किस तरह से वो कर रहा था। जो एक महिला के साथ मतलब आम आदमी नहीं कर सकता। जल्लूस में आप देखिए, इस तरह से हाथ डालना, इस तरह से महिलाओं को दबोचना, ये सब चीजें जो है ना, हम जैसे मतलब जो एक सांसद पद पर रहने वाला व्यक्ति, ये उसकी गरिमा के अनुकूल है। 3 शब्द होते हैं, 3 शब्द। एक होता है कैरेक्टर, एक होता है कैरेक्टर लूज, एक है कैरेक्टर लेस। सतीश गौतम कैरेक्टर लेस है। जैसे आप पहले इस्तीफा दूंगा तब चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, अगर मैं गौतम को अगर टिकट मिलता है तो भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उसके विरोध में आप जाएंगे? मैंने कहा ना, मैं इस्तीफा दे दूंगा और तब चुनाव लड़ूंगा। अपने नेता के साथ वो नहीं करूंगा। उनका गठबंधन आज है, आज भी उसका सम्मान कर रहा हूँ, आज भी मतलब मैंने उनको वो धन्यवाद दिया है। भाजपा सतीश गौतम को टिकट देती मुझे है, चुनाव लड़ेंगे? भाजपा अगर सतीश गौतम को टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, इस्तीफा दे के चुनाव लड़ूंगा लोकदल से। अच्छा, किसी पार्टी से बातचीत चल रही है कि चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीएसपी से बात मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। मेरी एक अपनी छवि है ब्राह्मण समाज में के साथ साथ, ब्राह्मण समाज में तो है ही, इसके साथ साथ मेरी सातों जात में अच्छी एक छवि है। मेरे ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है जो चल रहा हो। तो सांसद जी पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आप? सांसद जी जब मेरी जान लेने को तुतारी हो, मुझे मरवा सकते हैं, मेरे बेटे को मरवा सकते हैं, जबकि मैंने उनको कहीं किसी भी तरह से राजनीतिक, सामाजिक, किसी तरह से आज तक कभी वो नहीं किया था। वो जो मेरे दुश्मन बन रहे हो खुद जान के, तो बताइए मैं क्या करूं? मैं अपना बचाव भी ना करूं? अनूप वाल्मीकि उनके बड़े करीबी हैं, खैर से विधायक रहे हैं, कभी आपको उनसे कोई दिक्कत हुई? अनूप वाल्मीकि जो है, मैं आपको बता दूं, वो अनुसूचित जात के व्यक्ति हैं और वो आज के समय में उनसे दबे हुए हैं। अगर उनसे अकेले में कोई अनौपचारिक रूप से वार्ता करें तो वो अपना दर्द आपको बता सकते हैं। सांसद के उसमें ऐसा? हाँ, सांसद ने उनका भी उत्पीड़न कर रखा है। अच्छा,
आज मेरे संबंध भाजपा के जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने एमएलसी हैं, उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे मित्रवत संबंध हैं। मेरे राजनीति अलग है, मित्रवत संबंध सब लोगों से। और मैं आज आपको बता दूं, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ जो मैं बैठा हूँ आप लोगों के बीच में, पहली बार तो मैं बच गया नसीब से। मुझे मारने आए थे, विजय गंगल को मार गए। आज जो दोबारा मैं जो बचा हूँ, मैं योगी जी की मेहरबानी से बचा हूँ। उनके द्वारा यहाँ पर जो एसएसपी कलानिधि नैथानी और SPRA प्लास बंसल जो यहाँ तैनात किए थे, उन्होंने इस व्यक्ति का, सांसद का बिल्कुल दबाव नहीं माना और जो दूध का दूध, पानी का पानी किया। शराब कांड का जिक्र कर रहे हैं, शराब कांड का जिक्र कर रहे थे। न दिया जाए, मेरी मांग है, प्रबल मांग है कि ऐसे गंदे व्यक्ति को, ऐसे असामाजिक व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए। इससे छवि धूमिल हो रही है। बीजेपी की टिकट पे अगर ये ना आए, कोई लेटर भी मैं दावा कर रहा हूँ, इसे ग्राम पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़वा दो। अगर ये सदस्य का चुनाव जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़। नड्डा जी को भी कोई लेटर आपने एक शराब कांड का जिक्र किया। शराब कांड में 150 के लगभग लोग मरे, हमारे क्षेत्र के भी लोग मरे। हर के घर जाके मैं सांत्वना देने गया। जो कपूर था वो इसका पार्टनर था। सब इसने कागज वगैरह सब वो कर लिया। अगर ये MP भी भाजपा का ना होता तो जेल के शिकंजों में होता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र से एक मामला प्रकाश में आया है कि एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने पुलिस विभाग में रहकर लोगों की 40 साल सेवा की और दूसरों को न्याय दिलाने का काम किया, मगर खुद को इंसाफ नहीं दिला पा रहा। न्याय के लिए रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उच्च अधिकारियों के दरबार में गुहार लगा चुके हैं, मगर उनको इंसाफ नहीं मिला। पीड़ित रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने दुखी होते हुए आरोप लगाते हुए बताया कि 2014 में एक प्लॉट खरीदा था। एक भू माफिया महिला द्वारा उस प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से रातों रात कमरा बनवा दिया गया। भूमाफिया महिला द्वारा इस प्लॉट पर कब्जा किया जा रहा है। महिला व उसके परिवार के लोगों पर संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर उनको जान का खतरा भी है। थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक मदद की गुहार लगाने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। उम्र मेरी 67 साल है। प्रार्थी की पत्नी का संजय देती हैं आप? मैं बरौड़ा बाईपास मोहनगर रहता हूँ। थाना क्षेत्र कौन सा? थाना क्षेत्र कौन सा? थाना क्षेत्र बन्ना देवी। अच्छा, ये बात है, ये क्या परेशानी, क्या शिकायत है, क्या मामला है? परेशानी सर ये है कि एक प्लाट मेरा 353.70 का है। इसमें है का मैं सर हाई कोर्ट और सिविल जज और जिला जज के यहाँ से जीता हूँ और इस पर एक वो महिला है, एक दबंग महिला है, जिसने प्रार्थी के प्लाट पर बिना किसी कागजात के कब्जा कर रखा है। दिनांक 23/24/20 को इसने एक उसमें प्लाट में कमरा बनवा लिया गया और कमरा बना करके उसमें रह रही है, जबकि मुझ पर हाई कोर्ट और उसका स्टे होने के बावजूद मैं सड़क पर पड़ा हुआ हूँ और वो पुलिस और राजस्व में चक्कर काटते मुझे 2-3 साल हो गए, नहीं कर रहा है कोई। दिनांक है 15/7/20 को इंस्पेक्टर बन्ना देवी द्वारा मुझसे कहा कि राजस्व निरीक्षक ले आइए कोई, मैं आपका ये काम करा दूंगा। लेकिन उन्होंने कि मेरी पत्नी संजय देवी वहाँ पर गई, कि SDM संजीव ओझा थे उस समय। संजीव ओझा ने प्रार्थी की पत्नी के प्रार्थना पत्र को फेंक कर मारा। उसने फोर्स की मांग करी थी। फोर्स के मानने के बाद उन्होंने राजस्व विभाग का एक मजिस्ट्रेट के लिए आदेश किया था कि एक मजिस्ट्रेट भेज दोगे तो इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन संजीव ओझा ने और पहले जांच कराई। जांच में सतीश चंद्र शर्मा राजस्व निरीक्षक द्वारा हमारे फेवर में रिपोर्ट की गई, जिस पर बन्ना देवी के लिए एक आदेश भेज दिया गया। उसमें बन्ना देवी आदेश पर उसने कहा कि भाई इसमें मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है और आवश्यकता होने के कारण आप ऐसा है इसमें मजिस्ट्रेट ले आइए। प्रार्थी पत्नी 15/7/20 को SDM कॉलोनी की जनसुनवाई केंद्र में पहुंची ऑफिस में, तो प्रार्थी की पत्नी के साथ
एसडीएम कोर्ट द्वारा अवैध व्यवहार, प्रार्थना पत्र फेंक कर मार देना, जेल की धमकी देना और लाश से मारने की धमकी दी गई, जिसके कारण प्रार्थी का मानसिक संतुलन खो बैठी प्रार्थी की पत्नी। और उसमें इस संबंध में प्रार्थी ने 16/7/20 को श्री महोदय श्री चंद्रभूषण सिंह तत्कालीन को प्रार्थना दिया गया, जिसमें उन्होंने जांच कराई गई और एडीएम प्रशासन द्वारा जांच की गई। जांच करने के बाद उसमें एडीएम प्रशासन द्वारा पीसीएस दोनों अधिकारी होने के कारण, विभागीय होने के कारण उनको बचा दिया गया और प्रार्थी के उस पर उसको कोई कार्रवाई नहीं करी। परंतु एसडीएम डीएम साहब चंद्रभूषण सिंह ने उस जांच को गलत पाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों पक्षों का फैसला कराइए या इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए, लेकिन आज तक 5 साल से ये कार्रवाई एडीएम प्रशासन दबाए हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको अभी तक न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला है। महिला कौन है जिसका? ये महिला ममता चौहान, पत्नी ओमवीर सिंह, निवासी सारतौल है। इसके करीब 56 मुकदमे हैं इसके परिवार पर और मेरी हत्या करना चाहते हैं। आप किस पद से रिटायर हो पुलिस में? मैं रिटायर सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हूँ। तो आपको भी न्याय नहीं मिल रहा? मुझे भी न्याय नहीं मिला। मुझे आएगा 5 साल चक्कर काटने का अधिकारियों को हुए, लेकिन कुछ न्याय नहीं मिला। तो न्याय नहीं मिला, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम या तो आदमी हत्या करेगा या आत्महत्या करेगा या करा सकते हैं ये अधिकारी लोग। तो किस किस अधिकारी शिकायत करी है आपने? मैंने डीएम से कर ली, एसएसपी साहब से कर ली, सभी से सवाल इस संबंध में कई प्रार्थना पत्र करीब 200-250 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं हुआ है? नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आस्था संस्था की प्रेस वार्ता का आयोजन दीपक फास्ट फूड सेंटर पॉइंट में किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए आस्था के संस्थापक एवं मुख्य संयोजक हिमांशु गर्ग ने बताया कि पिछले 26 वर्षों से आस्था संस्था कावड़ की सेवा हेतु कावड़ कैंप भंडारा लगाती आ रही है। इस वर्ष 27वां भंडारा है। अध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल टाइगर ने बताया कि 6 और 7 मार्च को दिन रात भोले बाबा की भव्य भजन संध्या हर शाम भोले के नाम आयोजित होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भोलेनाथ स्वयं शिवलिंग के रूप में बाबा अमरनाथ बर्फानी विराजमान रहेंगे। कांवरियों व शिव भक्तों के सोने के लिए संपूर्ण एवं नहाने आदि के लिए बाथरूम आदि की व्यवस्था रहेगी। मेडिकल कैंप के अधिकारी विनयकांत अग्निहोत्री ने बताया कि कैंप में डॉक्टरों की टीम स्ट्रेचर, बेड एवं एम्बुलेंस एवं इस बार इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपी के माध्यम से शिव भक्त कांवड़ियों की दर्द निवारक संपूर्ण व्यवस्था 5 से 6 मशीनों द्वारा दिन रात उपलब्ध रहेगी। प्रेस वार्ता में महामंत्री पंकज गुप्ता, डीके अग्रवाल एंड राकेश गर्ग, हरीश सक्सेना, डालचंद्र वाणे आदि मौजूद रहे। क्या व्यवस्था की गई है? कैंप यह जो शिविर आस्था परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है, इसकी प्रेरणा हमें बाबा अमरनाथ जी से मिली, जहां इस तरह के शिविरों का आयोजन पहले से होता रहा है। तो वहां से प्रेरणा लेने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम अलीगढ़ में भी ऐसी ही व्यवस्था करें, जिससे जो कांवड़िया इतनी दूर से चलकर आ रहा है और आगे भी उसे कम से कम 100 किलोमीटर आगे तक भी जाना होता है, तो उसके लिए हमने सोने की भी व्यवस्था की है, जिससे कि वो रात्रि विश्राम करे या दिन में थक रहा है तो दिन में भी वो आराम से सो सकता है। लैट्रिन बाथरूम की सारी सुविधाएं हैं, खान पान की ऐसी सुविधाएं रखी गई है। सारा जितना भी भोजन हमारे यहाँ होता है प्योर देसी घी का होता है। हम उसमें किसी भी तरह का कोई सरसों का तेल या रिफाइंड हम यूज नहीं कराते हैं, जिससे कि खाने की पूरी पौष्टिकता बनी रहे। और कांवड़ियों के लिए क्या क्या व्यवस्था है आपके? कांवड़ियों के लिए हमारे यहाँ पूरी भोजन की व्यवस्था है। उसमें दाल रोटी से लेके पूड़ी सब्जी से लेके टिक्की, पाव भाजी, चीला, स्टफ पराठा, मॉकटेल, फूड काउंटर, पड़ाके, ढोकला, सारी चीज़ें रहती हैं। मिष्ठान भी रहता है। और इसके अलावा अगर वो थक रहे हैं तो अगर वो एक्यूप्रेशर लेना चाहते हैं एक्यूप्रेशर लें। आपके उसमें लिखा गया है कि स्वयं बाबा बर्फानी आपके यहाँ विराजमान होंगे। जी हाँ, किस रूप में होंगे? हमारे यहाँ हम मुख्य अतिथि इस तरह किसी भी राजनीति दल को या सामाजिक कार्यकर्ता को नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये पवित्र भंडारा भगवान भोलेनाथ के लिए है। तो हम वहाँ एक बर्फ का शिवलिंग का निर्माण कराते हैं, जो स्वयं बाबा भोलेनाथ आकर स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं और सभी भक्तजन आकर उनका दर्शन लाभ लेकर पुण्य कमाते हैं।
आयोजित हो रहा है और क्या क्या उसमें व्यवस्था है? विगत 26 वर्षों की भांति इस वर्ष 27वां हमारा विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। आस्था कैंप के आस्था संस्था के माध्यम से की भांति ये 27वां वर्ष हमारा आस्था परिवार की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। शिव भक्ति कावड़ियों के लिए हम लोग एक विशाल भंडारा, विशाल खान पान का एक भंडारे के रूप में, शिविर के रूप में हम आयोजित करते हैं, जिसमें हर तरह की सुविधाएं रहती हैं। उनके खान पीन की, चिकित्सा की, उनके ठहरने की, उनके नहाने धोने की, उनके स्वास्थ्य की, उनके मनोरंजन की, हर तरह की सुविधाएं का हम ख्याल रखते हैं। हर थका कांवड़िया आता है तो आपने उसके थकान मिटाने के लिए क्या व्यवस्था की है? देखिए, जो इतनी दूर से हमारे कांवड़िया भक्त, शिव भक्त आ रहे हैं, उनके लिए हमने शिविर में सबसे पहले खान पीन की व्यवस्था रखी। फिर वो थक गए, अगर उनको किसी चिकित्सा की ज़रूरत है तो उनके लिए हमने चिकित्सक यहाँ पर रखे हैं, जिससे वो आराम कर सकें, बैठ सकें। अगर उनको टैबलेट या मेडिसिन की ज़रूरत है वो उनको समय से दी जा सके। अगर उनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ है तो हमने उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है, प्राइवेट वाहन की व्यवस्था, जो उनको गंतव्य तक पहुँचा सकें हम। इसके अलावा जो शिव भक्त वहाँ पर रुकना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, उनके मनोरंजन के लिए हमने बहुत ही अच्छे शिव भक्त की एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या का कार्यक्रम है, वो हमने आयोजित किया है, जब वो वहाँ बैठकर अपने उसमें भजन संध्या का रसपान कर सकें और अपने दुख दर्दों को थोड़ी देर के लिए भूल सकें। इसके अलावा अगर उनको थकान बहुत ज़्यादा होगी तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का हमने पूरा उपयोग किया है। यहाँ पर पूरी मशीनें रखी गई हैं, जिससे कि उनको वो चिकित्सा सुविधा दी जा सके। एक्यूप्रेशर के माध्यम से उनके शरीर और उनके पैरों की थकान दूर की जा सके, जिससे वो आगे अपनी यात्रा को सुगम रूप से चालू रख सकें। कितनी मशीन रखी गई हैं एक्यूप्रेशर? हमने 6 से 7 मशीन टोटल रखी गई हैं, जिसमें उनके सिटिंग वाला, बैक का, पैरों का, तलवे का, हर तरह की उनमें एक्यूप्रेशर दिया जा सके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के विधायक कुल अनिल पाराशर ने 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का रामघाट रोड स्थित महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में फीता काटकर शुभारंभ किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में स्थापित की गई विकास प्रदर्शनी के माध्यम से एक छत के नीचे केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी उपलब्धियों, नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को मुहैया हो सकेगी। ये प्रदर्शनी 7 मार्च तक लगी रहेगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा स्थापित की गई चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के उपरांत विधायक कुल अनिल पाराशर ने कहा कि यूपी की विकास गाथा को लेकर आयोजित ये चित्र प्रदर्शनी पीएम मोदी के 10 वर्ष एवं सीएम योगी के 7 वर्ष के कार्यकाल को परिलक्षित करती है। उद्घाटन के उपरांत सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार ने विधायक एवं अधिकारीगणों को चित्र प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन कराया। इस अवसर पर जिला बीडीओ अकराबाद, बीडीओ धनीपुर, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन जिया खान एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और इसका उद्देश्य क्या? प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन आज अलीगढ़ में किया गया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि जन सामान्य के मध्य जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है, उनसे जन जन को दिखाया जाए, पहचाना जाए कि हमने सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल में अयोध्या धाम में राम मंदिर की स्थापना की गई है। पर्यटकों का जो सबसे बड़ा पसंदीदा राज्य आज उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है। सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मथुरा को भी हम जो है उसमें शामिल करने जा रहे हैं। और उद्यम प्रदेश, आज हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश बनने के बाद उद्यम प्रदेश बन गया है और विकास की ओर अग्रसर है। लोग कैसे देख रहे हैं इसे? लोग इसको बड़ी भव्यता से देख रहे हैं और सुबह से यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का तांता लगा हुआ है और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। थैंक यू। प्रदर्शनी लगी है और क्या इसका मकसद मानते हैं? देखिए, आज हम सब जानते हैं कि यूपी की विकास गाथा को लेकर यहाँ पर एक विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है और कुल मिलाकर कहा जाए मोदी जी के 10 वर्ष के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का विकास कार्य, प्रदेश के 7 वर्ष के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का विकास कार्य और डबल इंजन की सरकार और यूपी पूरे हिंदुस्तान का जो एक ग्रोथ इंजन बना है उसका पूरा विवरण यहाँ पर आपके सामने सम्मुख है। और आगे आने वाले समय में यूपी हिंदुस्तानी नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ पटल पर उभर कर आएगा, ऐसा हम सबको उम्मीद है।
डबल इंजन की सरकार आपके सामने जैसा काम कर रही है, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे विकास कार्यों का मामला हो, चाहे जन कल्याणकारी कार्यों का मामला हो, हर स्तर पर रोजगार देने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उद्योगों की स्थापना से लेकर जिस तरह का माहौल यूपी को लेकर आज बना है, विशेषकर देश ही नहीं, देश के बाहर ग्लोबली अगर आप जाएंगे विदेशों में, जिस तरह से योगी जी की सरकार के प्रति एक परसेप्शन बदला है जनता का, ग्लोबली जो परसेप्शन बदला है उसको लेकर हम सब लोग उत्साहित हैं। और आने वाले समय में मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पूरे विश्व में भारत का डंका और तेज़ी से बजेगा और तेज़ी से भारत बढ़ेगा, यूपी उसका ग्रोथ इंजन बनेगा, ऐसा हम सब लोग यहाँ पर संकल्प लेकर आए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।